हेलो बच्चों, कैसे हो? कक्षा 10 में तुम्हारा बहुत-बहुत स्वागत है। और कैसा लग रहा है नई कक्षा में आकर? आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। कोरोना वायरस के कारण जो हमारे स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, तब से हमारे जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। घर से पढ़ाओ, ठीक है? और घर में बैठे पढ़ो। आज हम सबसे पहले सबसे पहले तो मैं तुम्हें सिलेबस के बारे में बता देती हूँ कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। जो 9th क्लास में 9वीं कक्षा में जो हमारी किताब थी क्षितिज भाग 1, वही भाग 2 हमारी 10वीं कक्षा में है। और जो कृतिका भाग 1 थी, वही भाग 2 हमारी 10वीं कक्षा में है। और इसके साथ-साथ व्याकरण के भी ज़्यादातर चैप्टर वही हैं जो हमारे 9th में थे। 1-2 अलग हैं जो हम साथ के साथ जब करेंगे तो बताते रहेंगे। तो आज हम स्वयं प्रकाश का जो पहला पाठ है, स्वयं प्रकाश द्वारा रचित पहला पाठ नेताजी का चश्मा करेंगे। पहले जीवनी कर लेते हैं स्वयं प्रकाश की। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। आज हम करेंगे स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा पाठ। तो इसमें नेताजी का जो चश्मा है, इसमें पहले हम इसकी छोटी सी कहानी मैं बता देती हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी होए। एक हालदार साहब थे जो एक छोटा सा कस्बे में रहते थे। वहां पर एक चौराहे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी, और जिसने भी वो मूर्ति की स्थापना की थी या जब भी वो मूर्ति लगाई गई थी तो उसके ऊपर चश्मा लगाना भूल गए थे। तो वहां पर एक जो चश्मा बेचने वाला अपाहिज व्यक्ति था, जिसे लोग अपाहिज भी कहकर चिढ़ाते रहते थे, उसे नेताजी का चश्मा, नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगी और वो अपनी तरफ से एक चश्मा लगा देता था उसके ऊपर। और सभी लोग उसे कुछ लोग उसे कैप्टन कहकर भी पुकारते थे। तो जब हालदार को पता लगा कि इसके ऊपर चश्मा कौन लगाता है, पहले तो नहीं था, तो उसने सोचा, सबसे पहले तो ये सोचा कि वो व्यक्ति कोई कैप्टन होगा, यानी फौज से रिटायर होगा। लेकिन जब उसे पता चला कि नहीं, वो एक अपाहिज है और वो चश्मे बेचने वाला है, तो उसके मन में उसके प्रति बहुत अधिक आदरमान भाव उभर कर आया। तो एक बार उसने देखा कि चश्मा बदला हुआ है। ये कैसे हुआ? तो लोगों ने बताया कि जो वो चश्मे वाला है, अगर किसी को वो नेताजी वाला चश्मा पसंद आ जाता है तो वो उतार के वो उसे बेच देता है और उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता है। एक बार हालदार साहब काफी दिनों के बाद उस चौराहे से गुजर रहे थे, तो उसने देखा कि नेताजी के मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं लगा हुआ है। तो जहां पर पान वाले की दुकान पर बार बार आकर हालदार साहब खड़े होते थे, पान लेते थे, उन्होंने जब उससे पूछा कि वो ये चश्मा क्यों नहीं लगा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि कैप्टन तो मर गया। ये सुनकर हालदार को बड़ा ही शौक लगा, धक्का लगा, और उसका मन बहुत ही उदास हो गया और वहां से वो चला गया। उसके पश्चात, काफी समय के पश्चात, उसे वहां पर उस चौराहे पर आने का मौका मिला। वो चाह कर भी उस चौराहे की मूर्ति की ओर नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि कैप्टन मर चुका है और उस नेताजी की मूर्ति के ऊपर अब चश्मा कौन लगाएगा। लेकिन न चाहते हुए भी जैसे ही उसने मूर्ति की तरफ देखा, तो उसने देखा कि उसके ऊपर तिल्लियों से बना हुआ, सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा लगा हुआ था। तो किसी ने उसकी मूर्ति के ऊपर, नेताजी की मूर्ति के ऊपर सरकंडे से बनाकर चश्मा लगा दिया था। सरकंडे के चश्मे को देखकर हालदार साहब के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में देश के प्रति भावना, ईमानदारी की भावना अब भी बची हुई है।
तो आज हम नेताजी का जो चश्मा है इसको पढ़ेंगे और हर बच्चा जो कठिन शब्द लगे वो मैं साथ के साथ बताती रहूंगी, लेकिन फिर भी जहां पर कोई कठिनाई आए उसको अंडरलाइन साथ के साथ करते रहेंगे और अगले दिन के जो हमारा लेसन होगा उसमें पूछ सकते हैं। एक सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों को छतरी बनवा दी, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अर्थात जो पूरी कहानी आज हम पढ़ेंगे वो क्या है, नेताजी की जो मूर्ति है उसी से संबंधित है, इसके बारे में बताया गया है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत अधिक होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्रों में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रखते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई भी 2 फुट के ऊंची करीब थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सब बच्चों को पता होगा कि भारत जब हमारा गुलाम था, उस समय आजादी के लिए नेताजी ने ये नारा दिया था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, अर्थात लक्षित किया का मतलब देखा, और उसके चेहरे पर एक कौतूक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल, रियल मतलब असली, जैसे हम सब पहनते हैं ना, ऐसा प्लास्टिक का। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का दिक्का नहीं, उस भावना का है। वरना जो वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अर्थात हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि चाहे बेशक मूर्ति बनाने वाले ने उसके नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा न लगाया हो, लेकिन फिर भी किसी ने उसके ऊपर जो असली चश्मा लगा दिया था, तो ये भी एक उसकी तरफ से रिस्पेक्ट है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले
के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। थिरकी का मतलब मोटा था, तो जैसे ही हंसा उसकी तोंद भी हिली। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, अपनी लाल लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब को कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। अर्थात चश्मे को कौन बदलता है? क्या बताया गया? कैप्टन। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ जा गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई ग्राहक आया, उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए था, तो वो मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे दिया और मूर्ति के ऊपर दूसरा चश्मा लगा दिया। अब हालदार साहब को इस बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत करने का मतलब दुखी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन यह जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार का मतलब जरूरत होती है, तो मूर्ति पर लगा हुआ है जो, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी को से क्षमा मांगकर लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी के को दूसरा फ्रेम वाला लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब, क्या आइडिया है। अर्थात हालदार साहब को जब इस बात का पता चला, तो वो मन ही मन ये बातें कर रहे थे या बोल रहे थे और मजा ले रहे थे। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने कहा। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था। भीड़ दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। पीक थूकी यानी, पीक का मतलब है कि जो पान खाते खाते थूक मुंह में आ जाता है, उसे थूक देना। और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर मास्टर बनाना भूल गया। अर्थात जिसने नेताजी की मूर्ति बनाई थी, वो तो चश्मा बनाना भूल ही गया था। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी दी होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी तो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और बाद में वो निकल गया होगा, आदि आदि। यानी ये सारी बातें वो पान वाले से कह रहा होगा कि हो सकता है कि उसने चश्मा बनाने की कोशिश की हो, वो टूट गया हो या बनाया ही ना हो, तो फिर इसलिए उसने ऐसे ही छोड़ दिया। हलदार साहब को यह बड़ा सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर, चुकाकर का मतलब दुकानदार को देकर, चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष मस्तक होकर वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में नीचे 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल लाल बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यानी पान वाले ने जो इतना देशभक्ति जिसके मन में भरी हुई थी, उसका मजाक उड़ाते हुए ऐसी बातें कही। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त के इस तरह मजाक उड़ाए जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर टोपी
गांधी टोपी और आंखों पर लाल चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बॉक्स पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बॉक्स टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर को भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चल पड़े। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल काली, कभी काला, कभी दूसरा कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जीवन, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में गुजर घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे कैप्टन की याद आ रही थी कि उसके बिना चश्मा कौन लगाएगा। इसलिए उन्होंने न चाहते हुए भी वहां पर ड्राइवर को रोकने के लिए मना कर दिया था। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अर्थात इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें महंगे सस्ते चश्मे से नहीं, बल्कि उसकी जो भावना थी नेताजी के प्रति, जिस किसी भी बच्चे ने नेताजी की मूर्ति पर वो सरकंडे का चश्मा लगाया होगा, वो चश्मा देखकर हालदार साहब की आंखों में आंसू आ गए और उनके मन में एकदम से ये बात उभरी कि आज भी लोगों के मन में देश के प्रति भक्ति, भावना, सम्मान बचा हुआ है। तो आज का हमारा पाठ खत्म हो गया है। आज हम इतना ही करेंगे। बाकी जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो कल करेंगे। इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और कल प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बारे में जो आज तुमने देखी है, सुनी है, अपने आसपास के सभी सहपाठियों और दोस्तों को बताओगे, ताकि विद्यार्थी पाठ में कक्षा में पहुंच सके। आप सभी को एक कॉपी बनानी है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम स्कूल में बनाते थे और पढ़ाई करते थे और जो भी कार्य मिलता था वो कॉपी में लिखते थे। ये कॉपी जब तुम्हारा स्कूल खुलेगा उस समय चेक की जाएगी। अगर तुम्हारे घर में अपनी नई कॉपी नहीं है और बाजार से नहीं लेकर आ सकते तो कोई बात नहीं, पुरानी कॉपी जो भी आधी अधूरी कोई बची हुई है तो उसमें अपना काम कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पाठ्य पुस्तकें भी नहीं है
या तो अपने गाँव में आस-पास से अपने साथियों से किसी जो 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम दे चुका है, पास कर चुका है, उससे ले सकते हो। अगर फिर भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन तुम्हारे सभी पाठ्यक्रम डाल दिया जाएगा और उसमें से तुम देख सकते हो। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। इसके साथ-साथ कोई भी डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स दे सकते हो। जब हम अगले दिन का लेसन करेंगे, उससे पहले जो भी तुम्हारी कठिनाइयाँ होंगी, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसका समाधान करेंगे, जानकारी देंगे आपस में और फिर उसके बाद नया काम शुरू करेंगे। इसके साथ-साथ कोरोना से बचने के लिए अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, कि आस-पास के गली मोहल्लों में ज़्यादा न घूमें। आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले और वो भी मुंह ढककर और आते ही अपने हाथ धोए, किसी से टच न करें और सुरक्षित रहें। खाने-पीने की चीज़ें जो बाहर से लेकर आते हैं, उसे धोकर अच्छी तरह से इस्तेमाल करके कुछ घंटों तक बाहर ही घर में रखकर और फिर उसको इस्तेमाल के लिए प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।